कार आज हम आपके पास आए हैं। चलो मैंने कहा कि चलो रूबरू हो लेते हैं, है ना। मैं बात कर रहा था कि पिछला जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा आपका, जो आपने चुनाव लड़ा, लेकिन वो राजनीति की बातें हम बाद में करेंगे। पहले मैं आपके निजी जिंदगी, आपके बचपन की पढ़ाई या थोड़ा सा वो जानना चाहूँगा कि क्योंकि हमारे जो दर्शक हैं उनको पता भी होना चाहिए कि आपने एजुकेशन कैसे ली, कहाँ से ली, कितने पढ़े लिखे हो। क्योंकि जब भी कोई डिसीजन, क्योंकि अब आप राजनीति में आइए, राजनीति में आने से ये होता है कि वो खुली किताब होता है। राजनीतिक आदमी खुली किताब। जब आपने पहले चुनाव लड़ा था तो वो खुली किताब नहीं थी, पता ही नहीं था, वो आपने पोस्टरों में डाल दिया था ये है एजुकेशन। लेकिन अब आपको मतलब खुले में दर्शकों को जानकारी होनी चाहिए कि हमारा जो नेता है वो कितना क्वालिफाई है या क्या है। मैं बचपन में जाना चाहता हूँ कि आपकी बचपन की पढ़ाई से लेकर के जो आपकी हायर एजुकेशन तक है वो कहाँ से शुरू हुई, तो हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को शुरू से बताएं। नमस्कार सर, आपने फिर एक बार फिर से मुझे मौका मिल रहा है सबके साथ रूबरू होने का आपके चैनल के थ्रू। और स्टार्टिंग से मेरी बचपन से मतलब कि हम लोग, मेरे फादर और मदर दोनों ही सर्विस में रहे हैं, तो हम मम्मा के साथ, मदर के साथ रहे हैं क्योंकि वो सर्विस में थे। तो जैसे कहीं कहीं उनकी पोस्टिंग अलग अलग स्टेशन पे होती थी। वो जेबीटी टीचर है मेरे मदर, तो उनके साथ, और वो गवर्नमेंट स्कूल के टीचर हैं। तो हम लोगों ने, मेरी जो स्कूलिंग हुई है 10th तक की, वो गवर्नमेंट स्कूल्स में ही हुई है। तो मदर के साथ थे, जहाँ जहाँ पे उनकी स्कूल पोस्टिंग होती थी, तो वहाँ पे हम लोग स्कूल में मतलब कि वहाँ पे हम लोग उनके साथ ही पढ़ते थे, मम्मा के अंडर ही। और मम्मा मेरे टीचर हुआ करते थे। फिर उसके बाद से 5th के बाद यहाँ पे हम जब घर आ गए, उससे पहले तो हम बाहर ही थे। उसके बाद 6 से 10 तक जो बीटीसी गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल है नूरपुर में, वहाँ पे मैंने 5th लेके 10 तक, 6 से 10 तक की अपनी स्टडी की है। स्कूलिंग मेरी सारी गवर्नमेंट स्कूल से है। उसके बाद फिर 11th से लेके ग्रेजुएशन तक MCM DAV कॉलेज कांगड़ा, यहाँ पे ये कॉलेज है, तो यहाँ पे मैंने अपनी ग्रेजुएशन और 11th और 12th जो हायर सेकेंडरी है वो वहाँ से कंप्लीट करी है। फिर उसके बाद मैं 1 साल की, उस टाइम पे बैचलर ऑफ एजुकेशन मतलब बीएड की जो डिग्री है वो 1 साल की हुआ करती थी, तब 1 साल की मैंने की है, वो अंडर HPU यूनिवर्सिटी के अंदर। फिर उसके बाद ये कंटिन्यूटी में चल रहा है। फिर उसके बाद 2 साल में मैंने मास्टर्स की थी, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी में मेरा नंबर पड़ा था, तो वहाँ से मैंने की है अपनी मास्टर्स अप्लाइड फिजिक्स में। फिर 2 साल वो कंप्लीट हुए। फिर उसके बाद 1 साल मैंने, क्योंकि उसके बाद हम ना इंटरव्यूज़ देने लगी थी मैं अपने जैसे अपना पूरा, उसको क्या कहते हैं, अपना बायोडाटा करके, तो सब कॉलेजेस में, स्कूल्स में। तो दोबारा से जहाँ से मैंने अपनी ग्रेजुएशन की थी वहीं पे दोबारा मेरा नंबर पड़ गया कि आप टीच करने के लिए आप, वहाँ पे भी इंटरव्यू हुआ था। तो वहाँ पे 1 साल मैंने टीच किया कॉलेज के फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के बच्चों को। तो क्योंकि मेरा एक एम था अपनी लाइफ में हमेशा से ही, वो था UPSC क्लियर करना और IAS बनना। तो उसके लिए मुझे था कि मैं साथ में जॉब करूँगी और साथ साथ में अपनी तैयारी करती रहूँगी। तो जब जॉब पे गई मैं, तो वहाँ पे क्योंकि आपको ना अपना पूरा टाइम देना पड़ता है लेक्चर। ये कौन से सन की बात है जब आपने सोचा कि IAS की भी मैंने साथ साथ में तैयारी करनी है और साथ साथ में जॉब भी कर सकती? ये जो एम्बिशन है मेरा, ये तो मेरा काफ़ी बचपन से, कि आप मान सकते, शायद मैं हार्डली 10 या 12 साल की रही होंगी जब मेरे फादर से इस बारे में डिस्कशन हुआ करती थी। तो मैं उनको पूछती थी कि क्योंकि वो गवर्नमेंट सर्विस में थे, मदर और फादर दोनों ही। तो मुझे ये था कि कौन सी ऐसी सर्विस है, मतलब सबसे हाई आप जॉब कौन सी है सरकारी जिसको हम बोलते हैं। तो उन्होंने कहा था कि IAS बनना है। तो तब से कहीं ये तो सबकॉन्शियस माइंड में था, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए तो आपको एक सही वक्त होता है कि आप सही वक्त पे इम्प्लीमेंट करेंगे। जब मैंने ग्रेजुएशन की थी तो मैं 19 साल की थी तब। तो तब भी मेरे फादर बोलते कि अभी रहने दो, 21 साल इसकी मिनिमम एज है और आप अभी अपनी पढ़ाई और कंप्लीट कर लो। तो फिर मैं बीएड में चली गई। फिर 1 साल और था तो उन्होंने मास्टर्स कर ली। तब मैं 22 साढ़े 22 साल की थी मैं हार्डली। उसके बाद से फिर जॉब की, तो जॉब में मुझे था कि मैं साथ साथ में अपनी, फिर तब मैंने स्टार्ट करनी कि अब करूँगी, लेकिन उसमें मुझे 1 साल में बिल्कुल वक्त नहीं मिला, कि थोड़ा बहुत आइडिया था। पर उससे पहले भी मैं अपने मास्टर्स में एक अटेम्प्ट जो है वो दे चुकी थी कि देखने के लिए किस तरह से एग्ज़ाम होता है, ऐसे चले जाते हैं। और मैं शायद कहीं ओवर कॉन्फिडेंट थी कि बीइंग अ गुड स्टूडेंट आप कह सकते हैं कि हाँ मैं एग्ज़ाम क्लियर कर ही लूँगी, कितना 1-2 साल ही तो लगेंगे, है ना, इतना क्या ही एग्ज़ाम है, ये इतना हाइप है कि नहीं हो जाएगा। पर वो तो नहीं हुआ, वो तो अलग चीज़ है। उसके बाद पता लगता है कि कितना स्ट्रगल करना पड़ता है आपको। और जॉब के ड्यूरिंग नहीं हुआ। फिर उसके बाद मैंने जॉब छोड़ दी 1 साल के बाद, क्योंकि उनके साथ कमिटमेंट थी कि आपने 2 सेमेस्टर बच्चों को पढ़ाना ही है। तो उसके बाद मैंने वो जॉब छोड़ दी। उसके बाद फिर मैं नेट की कोचिंग के लिए चंडीगढ़ में चली गई थी। 2016 की बात है ये। तो 2016 में मैं
6 महीनों के लिए वहाँ पे थी कोचिंग में। तो मैंने अपने फादर को ये बोला था कि मेरे को ये बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है इस चीज़ में और मुझे ये नहीं हो रहा है मुझसे और मैंने नहीं करना। तो पापा बोलते कि आप इसको ऑप्शनल की तैयारी के हिसाब से कर लो कि फिजिक्स में आप कोचिंग ले रहे हो। पर नहीं हुआ। 6 महीने के बाद मैं घर आ गई। उसके बाद से तो फिर मतलब एक डाउनफॉल आपकी लाइफ का भी, और एक ऐसा पीरियड स्टार्ट हुआ जो आज तक अभी चल ही रहा है और उसमें बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे हैं मैंने। तो फिर वहाँ से मैं एक 2017 से आप बोल सकते हो कि मैंने एक अपना पूरा लाइफ जो है ना हर एक चीज़ को साइड लाइन करके मैंने यूपीएससी की तैयारी करनी शुरू कर दी थी। और अटैम्प्ट वाइज अटैम्प्ट, हर अटैम्प्ट के बाद से सबसे पहले तो घर वालों को मनाना, फिर सोसाइटी से लड़ना। सोसाइटी का घर वालों पे कितना प्रेशर है कि आप लड़की की उम्र हो रही है, उसकी शादी नहीं करवा रहे हो, तो इन सब चीज़ों को साइड लाइन करना, इस सारे प्रेशर को भी डील करना, और साथ में आपने अपने एक रूम में बंद रह के वो पढ़ाई करना, सोशल लाइफ को छोड़ देना, ये सब चीज़ें देखी मैंने अपनी लाइफ में। ये 3-4-5 साल ऐसे ही चलता रहा और हम आगे 2020 में। तो 2020 में काफ़ी मतलब कि डीमोटिवेट होने का, बिल्कुल होप छोड़ दी थी कि लाइफ में शायद अब कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो घर आने का ही प्लान था। मैं धर्मशाला में थी इससे पहले, जो प्रिपरेशन के लिए धर्मशाला में रह रही थी, और मैंने किसी और एग्जाम पे फोकस भी नहीं किया उसी के चक्कर में कि मुझे एक ही चीज़ करनी है। यानी कि ये मान के चलें कि 2016-17 से लेकर 2020-21 तक ये दौर चल रहा है सर, ये चलता हाँ, है। और उसमें फेलियर आफ्टर फेलियर मैंने ये सीखा कि किस तरह से और पेशेंट होना लाइफ में, और चीज़ों को किस तरह से डील करना। और एक जो जिस इंसान ने कभी अपनी लाइफ में फेलियर नहीं देखा, उसको जब सिर्फ और सिर्फ फेलियर्स ही उसके बाद मिलने लगे, तो फिर पर्सनल लाइफ में भी आप बहुत कुछ सीखते हो, एक्सपीरियंस, और भी बड़ी सारी चीज़ें, अध्यात्म से जुड़ते हो, आप इतना बिलीव नहीं करते भगवान पे, ये सब चीज़ों, फिर आप हर एक चीज़ को वो करते हो कि नहीं, आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, कि आपको कुछ ज़िंदगी सिखाना चाह रही है वो सब। ये मानना है कि जब भी आप फेलियर शब्द होता ही नहीं है, पहली बात तो फेलियर, इम्पॉसिबल शब्द कुछ भी नहीं है। फेलियर हमें कुछ ना कुछ शिक्षा दे के जाता है, वो आगे बढ़ने की ताकत दे के जाता है। ये 2016 से लेकर के 2020-21 तक जो भी हुआ, अभी तक जो आप बात कर रहे हैं, ये आपको कुछ ना कुछ सिखा के गया। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि जैसे 2020-21 में जब आपने चुनाव लड़ा था जिला परिषद का, जो हमने भी जो आंकड़े देखे हैं, जबरदस्त आंकड़े रहे हैं कि आपका कोई अनुभव नहीं था। 16-17 दिन में आपने जो अचीवमेंट ली है, कि जो बड़े बड़े दिग्गज, जो मैं आंकड़े देख पा रहा हूँ कि बड़े बड़े दिग्गज जो थे, जिनको कि राजनीतिक संरक्षण भी था, जैसे कि मैं जो आंकड़े देख पा रहा हूँ कि जगदीश बग्गा जी, उनको बीजेपी का, भारतीय जनता पार्टी का, मौजूदा सरकार का संरक्षण था, और जो अपने विशंबर दास जी थे, इनको दूसरी पार्टी का, अपोजिशन का समर्थन था, सोमराज जी, इनको भी किसी न किसी नेता का आशीर्वाद था। लेकिन इतने 17 दिनों में आपने 30-31 को या पहली तक आप नॉमिनेशन के उसमें रहे, और उसके बाद आपने गेट स्टार्ट किया, लेकिन 17 दिनों में आपने इतनी जबरदस्त फाइट की कि जो मैं आंकड़े 6,818 वोट जगदीश बग्गा जी को पड़े, 6,402 वोट आपको पड़े, यानी कि सिर्फ 400 वोटों की, वही जो आप देख रहे हैं कि मंजिल पर जाकर के थोड़ा सा पीछे रह गए। ये भी चलो आपको कोई ना कोई शिक्षा देगी। इन आंकड़ों के तहत क्या आपको लगता है कि अब जैसे कि हाल फिलहाल में, चलो अब आगे वाली बात करते हैं, हाल फिलहाल में आपने बड़ी पार्टी को ज्वाइन किया है, जो कि पैर पसारने की कोशिश कर रही है वो पार्टी राजनीति में हिमाचल में, जो कि पंजाब में भी उनकी अब सरकार बनी है, दिल्ली में सरकार 2 बार बन चुकी है, 3 बार बनी है। अब चलो, क्योंकि जब आप उनके साथ जुड़ चुके हैं तो एक डिटेल देख रहे हैं, तो पंजाब में भी उनकी सरकार बन चुकी है। सबसे पहला मेरा प्रश्न यही है, आप क्या सोच के आए हैं आम आदमी पार्टी? मैं हर बार ये सबको ये बता चुकी हूँ, मैं एक बार फिर से ये चीज़ बताना चाहती हूँ कि बड़ी सारी चीज़ें हैं, एक फैक्टर नहीं है कि आप और कि आम आदमी पार्टी के साथ मैं जुड़ी हूँ, और ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एकदम से किसी ने बोला और मैं जंप कर गई पार्टी में कि हाँ ज्वाइन, मौका देखा तो आप ज्वाइन कर गए। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, कम से कम 1-1.5 महीना से चलो इस सवाल से पहले, इसका जवाब लेने से पहले मैं चाहूँगा कि मेरे दर्शकों को ये भी पता चले कि आपको क्या, जब आपने 20-21 में चुनाव लड़ा और इस तरह से रिजल्ट आए, क्या आपके पास दूसरी अदर पार्टियों से लोग आए आपसे मिलने, उन्होंने आपको अप्रोच किया कि आप ज्वाइन करो? सबसे पहला वो सवाल है। आप में तो आ चुके हैं, वो जवाब मैं बाद में लूँगा, लेकिन क्या उन्होंने आपको कभी अप्रोच किया? हाँ जी सर, जब एक तो इलेक्शन के ड्यूरिंग भी जब रिस्पांस बहुत अच्छा था ना, वो 3-4 दिन में, एक तो आप जो 17 दिन बोल रहे हैं, बेसिकली 17 दिन नहीं थे, क्योंकि हम घर से जो चले थे 6 तारीख के बाद चले थे, तो मतलब हार्डली वो 10 के दिन थे।
3-4 दिनों के अच्छे रिस्पॉन्स के बाद ना मुझे एक पार्टी के मतलब वरिष्ठ नेता बोल सकते हैं, उनकी कॉल आई थी। तो उन्होंने कहा था कि बेटा मैं बहुत खुश हुआ कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो, लेकिन अगर आपको सपोर्ट होता, हमें पहले पता होता तो हम और अच्छा कर सकते थे इसमें, पर अभी तक वो रिजल्ट वगैरह कुछ नहीं आया था। हम कैंपेन कर रहे थे, 3-4 दिनों में थे। तो मुझे तब मैं काफ़ी इमोशनल हो गई, तब भी मेरी आंखों में पानी आ गया जब उन्होंने ऐसे बोला। तो पर ये था उनको कि क्योंकि वो ऑलरेडी किसी को टिकट दे चुके थे, तो फिर सवाल ही नहीं पैदा होता था। वो हमारी छोटी सी कन्वर्सेशन हुई थी फ़ोन पे। फिर उसके बाद जब इलेक्शन हो गया, उसके बाद सब मिलने आए हमसे, चाहे हम एक पार्टी की बात करें या दूसरी पार्टी की बात करें, नेता भी, लोग भी, सब मिलने आए, क्योंकि रिजल्ट चौंकाने वाला ही है कि थोड़ा सा हमें तो उम्मीद थी कि जीतने वाले हैं, लेकिन फिर भी वो थोड़े मार्जिन से हम लोग रह गए। तो सब मिलने आए थे हमारे पास। फिर उसके बाद भी ना, जैसे डायरेक्ट, हाँ, एक पार्टी के वरिष्ठ नेता उन्होंने ये बोला था कि आप अगर आप पार्टी में आ जाते हो तो आपको आपकी डिजर्व जितना आप करते हैं उसके हिसाब से हम आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देंगे। लेकिन तब भी मैं थोड़ा सा विराम में थी, क्योंकि एकदम से ऐसे आना नहीं चाहती थी किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ, क्योंकि उससे पहले इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ा था। तो हमने इस पर कहा कि हम सोच विचार के बताएंगे आपको। फिर थोड़ी डिस्कशन ढीली होगी। सोशल मीडिया में तो एक्टिव थे ही, मेरे फादर भी क्योंकि रहते हैं यहाँ भी ग्राउंड पे, या हम लोग भी साथ में कनेक्टेड रहते हैं सबसे, तो वो हमने ज्वाइन नहीं करी। फिर उसके बाद भी सबने किसी तरह से मतलब इनडायरेक्टली अप्रोच करना कि हम साथ में मिल जाते हैं तो कर सकते हैं, बट मेरा ज़्यादा फोकस था नहीं मतलब उस टाइम कि किसी पार्टी को हमने डायरेक्ट ज्वाइन करना है। तो इसके बाद से अब ये जो पंजाब में इलेक्शन हुए हैं उसके बाद अब इस पे आ जाते हैं पार्टी पे। तो ठीक पंजाब के इलेक्शन के रिजल्ट्स के बाद मुझे कांटेक्ट करना शुरू कर दिया था पार्टी की तरफ से, क्योंकि मेरे कुछ रिलायबल नोन है मतलब काफ़ी, तो पार्टी के साथ जो जुड़े हुए हैं उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया। तो कांटेक्ट करने के बाद भी मैंने उनसे ये बात की थी कि पहले हम मिलना चाहते हैं या मैं बात करना चाहती हूँ, मैं इस पर सोचना चाहती हूँ। तो जैसे हेल्थ मिनिस्टर है माननीय सत्येंद्र जैन जी दिल्ली के, उनसे हम लोग मिले थे जब पहली बार, तो काफ़ी बात हुई। यही था, उन्होंने जब हमारी बात हो गई आधा एक घंटा, उसके बाद उन्होंने बोला कि अच्छा आपने बेटा पार्टी ज्वाइन करनी है। मैंने कहा सर नहीं, मैं अभी मिलना ही चाहती थी और मैं अभी सोचना चाहती हूँ थोड़ा सा। उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, जब करना होगा आपका मन होगा तो आप बता देना। आगे हम वहाँ से उसके बाद फिर जितने भी हमारे कॉन्टैक्ट हैं, जितने राजनीति का जितना एक्सपीरियंस लोगों को है, काफ़ी दिग्गज लोग हैं, सबसे पूछ के फिर घर वालों से तो ऑब्वियसली डिस्कशन होगी इस बात पे। मेरे फ्रेंड्स जितने भी मैं जिनसे मैं पूछ सकती थी रिलायबल सोर्सेस, सबसे डिस्कशन करने के बाद और मैं खुद को भी टाइम देना चाहती थी कि मैं सच में ये वाला इस राजनीति में जाना चाहती हूँ, एक्टिवली इन्वॉल्व होना चाहती हूँ। और उससे पहले भी क्योंकि केजरीवाल सर और आम आदमी पार्टी का जो एजेंडा रहा है डेवलपमेंट का और एक जो इनका है मॉडल ऑफ गुड गवर्नेंस का, ये क्योंकि उस पर काम हो रहा है, तो वो चीज़ पहले से भी कहीं ना कहीं एक उस चीज़ को हम पसंद करते ही थे, है ना। आम लोग जैसे हम देखते हैं, नॉट बीइंग अ लीडर, नॉट बीइंग इन्वॉल्व इन अ पॉलिटिकल पार्टी, तो उससे हमें अच्छा लगता है। पर एक डायरेक्टली पार्टी में आ जाना, ये दोनों अलग चीज़ें हैं। पर ठीक है, जब अप्रोच किया उसके बाद से, क्योंकि कांटेक्ट में तो थे ही रेगुलरली, और काफ़ी ज्वाइनिंग के लिए भी 2-3 बार सेटिंग की थी कि आप दिल्ली जा सकते हैं इस तरह से, तो मैं चाह रही थी कि दिल्ली में हम ना जाएं। तो फिर चलो फाइनली किसी तरह से माइंड मेकअप करके, तो रैली थी 23 को चंबी ग्राउंड में केजरीवाल सर की, उससे पहले एक दिन हमने ज्वाइन कर लिया जाके। तो फिर उस तरह से चलो राजनीतिक सफर में आ गए। वो चुनाव लड़ा था इसलिए नाम लेना जायज है, वो भी चुनावी दौड़ में शामिल है, इस वक्त उन्होंने मन बना लिया है। इन तीनों दिग्गजों के बीच में ये एक पार्टी, कोई बात नहीं पार्टी तो आ रही है, ये चौथा विकल्प आप अपने आप को कहाँ रखते हैं? सर यहाँ पे ना बहुत सारे फैक्टर्स हैं। सबसे एक मैं चीज़ यहाँ पे बताना चाहती हूँ, ये बहुत अच्छी बात है, सबने क्योंकि काफ़ी एक्सपीरियंस है सबको, 25 साल का, 30 साल का, और एक तो मतलब जिनके की फैमिली हमेशा पॉलिटिक्स में रही है उनको भी एक्सपीरियंस है। लेकिन ऐसा नहीं बोल सकते कि जैसे भी मान लो जब किसी का भी टेन्योर जो एक हाई मतलब कि राइज करता है तो उनका डाउनफॉल भी आता है, लेकिन वो डाउनफॉल उनके अपने काम की वजह से आता है। यहाँ पे हम बात करेंगे, अगर मान लो हम किसी अंपायर की, मुगल अंपायर की, किसी भी राज घराने की बात कर लें, तो हमने देखा है कि राजे कोई बहुत अच्छा राजा हुआ है, फिर उसके बाद कोई एक टाइम ऐसा आता है कि पहले राइज करते हैं वो, उसके बाद वो धीरे धीरे फॉल करते हैं। तो ये फैक्टर्स जो है मैं डायरेक्टली नहीं बोलूंगी, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं, क्योंकि अगर कोई बहुत बड़ा दिग्गज है तो नया उदय भी एक साथ साथ में कहीं ना कहीं हो रहा होता है। तो एक उस तरह से हम इसको ये नहीं नकार नहीं सकते इस चीज़ को, है ना, कि आप नया कोई आ रहा है तो उसका उदय हो नहीं सकता या हम देख नहीं सकते। अब जब दिग्गजों की बात करें तो क्योंकि यहाँ पे एक तो अब जैसे कह रहे हैं कि पंजाब से सटा हुआ एरिया है ना, क्योंकि पंजाब में आप देखेंगे अभी राजनीतिक माहौल आम आदमी पार्टी ने अच्छी जीत दर्ज की है, एक तो उसका सराउंडिंग असर भी पड़ने वाला है।